सीधा उल्टा है ऐसे ही ना। यार यासर भाई थोड़ा सा इसके स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं आप, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत 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 नहीं नहीं सही है इनफ इनफ थैंक यू। भाई कौन बोल रहा है? अच्छा ये या अल्लाह, एक तो इनको मना भी नहीं कोई कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। The first topic we are starting today is punctuation. Look at the board, please. Punctuation, the word is derived from Latin root. And that Latin root is punctum. Which means the point. लफ्ज पंक्चुएशन लिया गया है, ड्राइव हुआ है लैटिन रूट से, और लैटिन रूट है पंक्टम। पंक्टम का मतलब है द पॉइंट। देखो होता क्या है, इस वक्त हमारी ओरल कम्युनिकेशन चल रही है। इस ओरल कम्युनिकेशन में जो सेंडर है वो रिसीवर के बिल्कुल सामने मौजूद है। हु इज़ द सेंडर इन द क्लास? आई एम द सेंडर एंड यू आर माई रिसीवर। तो यहाँ पे सेंडर मौजूद है, तो हमें यहाँ गुफ्तगू करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू रेज योर हैंड्स, आस्क क्वेश्चन एंड क्लैरिफाई दैट। ऐसे ही है। अच्छा, मसला कहाँ पर आता है? मसला उस वक्त आता है जब हमारा सेंडर एब्सेंट हो कम्युनिकेशन के दौरान। ये कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें सेंडर हमारा एब्सेंट होता है? ये कम्युनिकेशन कहलाती है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर हमारा क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन इस वक्त मैं आपसे कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ठहर भी रहा हूँ, रुक भी रहा हूँ, पॉजेस भी ले रहा हूँ। ठीक है। और अपनी बात ख़त्म करके थोड़ा लंबा पॉज ले रहा हूँ। ठीक है। जब मुझे सवाल पूछना है तो मेरी चेहरे के तासुरात, एक्सप्रेशन और बात करने का अंदाज़ जो है वो आपको बता देता है कि आपके उस्ताद ने आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है। हमारी गुफ्तगू ऐसे तो नहीं होती ना कि देखें आप अपने साथ पेंसिल भी लाएं, कॉमा स्केल भी लाएं, कॉमा कैलकुलेटर भी लाएं, कॉमा और आप अपने साथ पूरा पाउच लेके आएं, फुल स्टॉप। हम ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी ओरल कम्युनिकेशन जो है वो होती है फ्री ऑफ पंक्चुएशन। क्या होती है? फ्री ऑफ पंक्चुएशन से मुराद क्या है कि जी वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू क्लैरिफाई आवर पॉइंट्स। लेकिन यही पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं ये हमें सख्त ज़रूरत पड़ती है उस वक्त जब हम रिटन फॉर्म की बात कर रहे हैं। रिटन फॉर्म में सेंडर एब्सेंट होता है और सेंडर के तासुरात समझना, समझाना, कहाँ वो पॉज ले रहा है, क्या उसका कहने का मकसद है, कहाँ वो सवाल कर रहा है, ठीक है, कहाँ वो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को उजागर कर रहा है, ये सारी बातें रिटन कम्युनिकेशन में हमें कौन बताता है? पंक्चुएशन मार्क्स।
एम आई क्लियर? क्लियर हुई बात? इन्हें हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। आप कोई भी रिटन मटेरियल उठा के देख लें, कोई बुक उठा के देख लें, आपको ये मार्क्स वहाँ लाजमन नज़र आएंगे। ठीक है? लफ्ज़ पंक्टम से ये लफ्ज़ अखज़ किया गया है जिसका मतलब है द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो क्लैरिफिकेशन देता है हमारी गुफ्तगू को। कौन सी गुफ्तगू को? जो तहरीरी गुफ्तगू हो, या जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। एम आई राइट? जैसे सबसे पहले हमारे पास है पहला पॉइंट, वी हैव गॉट, हम उसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है जी, इसे पीरियड भी कहा जाता है, और इसको हम मेंशन करते हैं एक डॉट की मदद से। किस मदद से मेंशन करते हैं हम? एक डॉट की मदद से। इस डॉट का मतलब क्या है कि जुमला ख़त्म हो चुका है, जुमला मुकम्मल हो चुका है, बात हमारी क्या हो चुकी है? मुकम्मल। अब हम जो पॉज लेंगे वो थोड़ा बड़ा पॉज होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? वी यूज दिस पॉइंट टू एंड सेंटेंस। एम आई क्लियर? अच्छा, इसी तरह से हम इस पॉइंट को, जिसे हम फुल स्टॉप या पीरियड कहते हैं जनाब, हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी शॉर्ट फॉर्म के लिए। जैसे मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है, मिसेस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है? हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? or a thought. A thought means complete sentence. A thought means complete sentence. Like the meeting has commenced. मीटिंग जो है वो शुरू की जा चुकी है। इज दैट क्लियर? जैसे आई ऑलवेज टर्न अप इन टाइम। I always turn up in time. Turn up means पहुंचना। I always turn up in time. Turn up का मतलब क्या है? पहुंचना। सॉरी बेटा, ऑन टाइम भी हो सकता है। ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम, इन टाइम मीन्स अ लिटिल बिफोर, राइट? जैसे अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे 6:55 पर, 6:52 पर। क्लास मेरी थी 7 बजे की, तो that is called earlier time, before time. Is that clear? हम इसको यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर वगैरह। क्लियर? Should I go ahead? सेकंड हमारे पास है
एनी क्वेश्चन? किसका फॉर्म? जी जी, एक्सेट्रा, ET. Second one we are having semicolon. सेकेंड हम यूज कर रहे हैं कॉमा. कॉमा को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, एंड इट is used with item wise list. देखो क्या लिखा हुआ है, एक आइटम वाइज लिस्ट दी हुई है सेंटेंस में. कह रहे आई नीड सम टूल्स, कॉमा, वुड, कॉमा, पेपर, कॉमा, एंड पेन्स. गेटिंग माई पॉइंट? जब हम आखिरी लफ्ज से पहले एंड लगाते हैं, AND एंड, तो उससे पहले भी एक कॉमा आएगा. Is that clear? Clear है? Number third we are having is colon. colon को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ. कॉलन इस्तेमाल किया जाता है कोटेशंस कहने के लिए. ठीक है, कोटेशन से पहले इस्तेमाल होता है. इससे पहले इस्तेमाल होता है, कोटेशन से पहले. इज दैट राइट? और कोटेशंस किसके अंदर आएगी? इन्वर्टेड कॉमास में. कोटेशंस हमेशा किस में आती है? इन्वर्टेड कॉमास में. यहाँ देखें, he finally said no. He finally said colon no. Is that right? It is used to show a dramatic situation. इस्तेमाल किया जाता है ड्रामेटिक सिचुएशन को शो करने के लिए. What dramatic situation? What dramatic situation? कोई भी ड्रामा की सिचुएशन हो सकती है. मिसाल के तौर पे
a leopard was chasing me on the mountains and I had only one chance, the last chance. देखो, the leopard was chasing me on the mountain and I had the only chance column to jump. एक ड्रामाई सिचुएशन है ना. क्या लैपर्ड नॉर्मली किसी का भी चेस कर सकता है? क्या लैपर्ड नॉर्मली अवेलेबल है, पाया जाता है? नो. इन अ सर्टन प्लेसेस इट इज फाउंड. ठीक है. आई वॉज ऑन द माउंटेन एंड सडनली अ लैपर्ड हैड अ लुक and started chasing me and I started running and I had only one chance, the only chance. And what was that chance? To jump. ठीक है. तो इस to jump को explain करने के लिए in written form what I did, I just put colon. Am I right? Clear है बेटा? आगे चलें. Number 4 we have सेमीकॉलन. सेमीकॉलन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से. दिस इज द साइन ऑफ सेमीकॉलन. एम आई राइट? It is used to join two similar thoughts. अभी मैंने आपको कहा था थॉट किसे कहते हैं? सेंटेंस. ठीक है. आपने अभी कॉलन यूज नहीं किया डिस्क्रिप्शन में. ये तो मैंने आपको बताया. इट इज शो द ड्रामेटिक सिचुएशन. किसी चीज़ को शो करने के लिए, ये शो करने के लिए नहीं होता है. ठीक है. ये डिफरेंट जो सिमिलर थॉट्स होती हैं, जो डिफरेंट कह रहा हूँ, जो सिमिलर थॉट्स होती हैं, जो स्मॉल सेंटेंसेस विद सेम थॉट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे. जैसे it was raining heavily, Sarah took out umbrella. They both have got similar thought. दोनों सेंटेंस एक जैसा है. अम्ब्रेला कब इस्तेमाल की जाती है? धूप में भी होती है इस्तेमाल, बट मोस्टली इट इज यूज्ड इन रेन. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू. सर हाँ.
30, ठीक है, 30 सेट है ना, तीनों के, वो पूरा जो बस ठीक है, बंच आपने दिया था, थैंक यू। सेमीकोलन इस्तेमाल होता है कंजक्टिव एडवर्ब के फौरन बाद। किसके फौरन बाद? कंजक्टिव एडवर्ब के फौरन बाद। ये वो सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की किताब में पढ़ाए गए हैं, जो न्यू बुक्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने दोनों टाइम पे न्यू बुक्स से ही पढ़ा है, ठीक है। अगर आप इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो आप यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 3 तक में देखिएगा, आपको फर्स्ट ईयर की बुक में भी सेकंड ईयर की बुक में भी इनके यूजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप रेफरेंस के तौर पर उन दोनों बुक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम आई राइट? अब ये कंजक्टिव एडवर्ब्स कौन से हैं? जैसे however, while, it is used before them, इनके बाद कॉमा आता है। nevertheless, consequently वगैरह। क्वेश्चन मार्क हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू आस्क और इट इज़ यूज विद एट द एंड ऑफ एनी क्वेश्चन। ये किसी भी क्वेश्चन के एंड पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चंस की पहचान क्या होती है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन की पहचान है? हाँ ना, ये भी है। अगर आपको 3 सेंटेंसेस या 2 सेंटेंसेस दे दिए जाए और कहा जाए कि भाई इनमें से आप पहचानिए क्वेश्चन कौन सा है, कैन यू आइडेंटिफाई? देखो, क्वेश्चन तो एक है यस और नो क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस। यस और नो क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस आस्क्ड टू कंफर्म थिंग्स, लाइक आर यू सिटिंग। इसमें होता क्या है, यस और नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और ये बहुत आसान है पहचानना, है ना, राइट? जैसे आर यू फाइन, विल यू गो देयर, कैन शी ड्राइव अ कार, अच्छा, ये क्वेश्चंस कहलाते हैं यस और नो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है WH। WH से मुराद क्या है? जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं 2 जुमले लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा जो है वो
क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? तो मुझे बताइएगा इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है? आप में से कितने ये कहते हैं कि जी पहला वाला क्वेश्चन है? जस्ट रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 और आप 5। आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सेकंड सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक है, देयर इज अ कंफ्यूजन। देखें, क्वेश्चन कौन सा है? पहला वाला। दूसरा वाला सेंटेंस है सिंपल, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, दिस वन इज नॉट द क्वेश्चन, दिस वन इज द क्वेश्चन। सर हाउ विल वी रिकग्नाइज ईदर अ सेंटेंस इज क्वेश्चन और नॉट? भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपने ये देखना है जो भी WH वर्ड है, WH वर्ड और सब्जेक्ट के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर WH के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, तो फिर वो सवाल नहीं है। जैसे दूसरा जुमला देखें, दूसरे जुमले में WH वर्ड के फौरन बाद सब्जेक्ट आ रहा है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। लेकिन पहले सेंटेंस में WH के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ना के सब्जेक्ट। इज दैट राइट? क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहता हूं हाउ आर यू, सवाल है। देखो, मैंने आपसे कहा भाई हाउ आर यू, सवाल है। ये जवाब में भी तो इस्तेमाल हो सकता है। सर कैसे? हाउ यू आर, आप कैसे हैं? हाउ आर यू, भाई जैसे आप हैं, हाउ यू आर। आप रहते कहाँ हैं? वेयर डू यू लिव? सर जहां आप रहते हैं, वेयर यू लिव। आप क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट? सर जो आप खाते हैं, व्हाट यू ईट। कल आप कहां गए थे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? सर वेयर यू वेंट यस्टरडे। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन की पहचान है, WH क्वेश्चन को कैसे पहचानना है? अगर WH वर्ड के फौरन बाद, वैसा अगर WH वर्ड के फौरन बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज क्वेश्चन। अगर WH वर्ड के फौरन बाद सब्जेक्ट है तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। एम आई राइट? क्लियर है? आज मूड नहीं है? गुड है, ओके। चलें जी, आगे चलें। अभी हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ था, सिक्स था? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। It shows strong feelings or excitement. हम नहीं उर्दू में कहते हाँ। अब मुझे बताओ इस हाँ का मतलब क्या है? देयर इज नो मीनिंग ऑफ हाँ, इट इज ओनली अ फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। हमने कोई बुरी बात सुन ली, कोई अजीब सी बात सुन ली तो एकदम से नहीं आता
Oh. Is that right? जैसे हम उर्दू में कहते हैं अच्छा, द इफ वी हियर समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, हम क्या कहते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या आती है, एक तो होता है ना अच्छा, हाँ हाँ ठीक है अच्छा, लेकिन ये अच्छा को हम अगर खींच दें तो इट बिकम्स एक्सक्लेमेशन, हाउ अच्छा, हाँ हाँ है किसमें, किससे बात कर रहे हो फिल्म की यार, बंदा देख लो। हाँ जी अब बताओ, इंग्लिश फिल्म की बात करो तो फिर हम आपसे बात करें। क्लास के बाद बात करेंगे। इज दैट राइट? अच्छा, इंग्लिश में हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन जो होते हैं ये कौन से हैं? जैसे हमारे पास है हुर्रे, हुर्रा भी कहते हैं इसे, ब्रावो, अलास, वाओ। एक सरप्राइजिंग होता है, वो क्या है? WH वर्ड के साथ एडजेक्टिव का आना। कैन यू हियर मी? WH वर्ड्स के साथ किसका आना? एडजेक्टिव का आना। जैसे जैसे हाउ ब्यूटिफुल, अब यहां पे हाउ क्वेश्चन वर्ड भी कहलाता है भाई कबीर भाई, हाउ क्वेश्चन वर्ड भी कहलाता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग हियर एनी हेल्पिंग वर्ब राइट आफ्टर दिस। व्हाट वी हैव यूज्ड हियर, we have used an adjective here. Getting my point? नहीं कहते ओए ओए देख 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 कितनी खूबसूरत गाड़ी जा रही है, वॉइस एम आई राइट और रॉन्ग? कितनी खूबसूरत, हाउ ब्यूटिफुल कार इट इज, how beautiful car it is. What a shameful act. What a shameful act. Getting my point? Clear है? आगे चलें। Have you written this? हाँ जी, now the seventh one we are having. Apostrophe क्या शो करता है? It shows position. Position means मलकियत, ओनरशिप, मिल्कियत। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? फादर्स नेम। एक पंक्चुएशन मार्क हमने नहीं लगाया, उसने पूरी की पूरी मीनिंग को चेंज कर दिया। फादर्स नेम, इस वाले फादर्स नेम का मतलब क्या हुआ? अब्बुओं का नाम, अब्बुओं नेम।
मीनिंग ही चेंज हो गई ना। जब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे, द मीनिंग विल बी क्लियर। अब क्या हो गया भाई, आपके अब्बू का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। सर व्हाट्स योर फादर्स नेम, सरदार मोहम्मद, राइट। सो व्हाट्स योर स्पाउस नेम, स्पाउस नेम। मैं क्यों बताऊं, देखा नाम बस जिक्र आते ही हाथ कांपने लगे। अच्छा, यहां पे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं हॉर्सेस हूफ, हॉर्सेस हूफ, हॉर्सेस, सही है। हॉर्सेस, हॉर्स की जमा क्या होती है? मैं तो एक घोड़े की बात कर रहा हूं, अपॉस्ट्रोफे नहीं है बेटा। वो अल्फाज जिन जो एंड एस पर होते हैं, या वो अल्फाज नाउन जो प्लूरल होते हैं, एस पर ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हम अपॉस्ट्रोफे एस नहीं सिर्फ अपॉस्ट्रोफे लगाते हैं, ठीक है, ये सही है। हॉर्सेस की जमा क्या होगी, हॉर्स की जमा क्या होगी? हॉर्सेस हूफ, बोथ आर राइट, ठीक है। ये किस पे खत्म हो रहा है? एस पे तो खत्म नहीं हो रहा, राइट, क्लियर? एम आई क्लियर? क्लियर, आगे चलें। पैरेंथेसिस, ये क्या होता है? पैरेंथेसिस क्या होता है? ठीक है, इसे क्या हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। इस्तेमाल क्यों होता है ये? मैथ्स में भी तो इस्तेमाल करते हैं ना आप लोग। ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट, बायोलॉजी, सॉरी। बैकग्राउंड का कुछ लिखने के लिए, मीनिंग लिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। Then what we have? Inverted commas. ये कोटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। कहावतें, किसी की कही हुई कोई बात, कोई नैरेटिव्स, the kite said, no power on earth can undo Pakistan.
चूहे ज़मीन पर कोई भी ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। इट्स अ सेइंग ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इज दैट क्लियर? क्लियर? चलें आगे। क्लियर नहीं है? ओके जी। सब्जंक्टिव मूड की तरफ चलें। सब्जंक्टिव मूड, ये कौन सा मूड होता है? इसमें होता क्या है? देखो, इसको समझने से पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ लो। क्या समझ लो? फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ चुके हैं? श्योर? ओके। व्हाट वाज द डेट? लिस्ट पूरी पढ़ ली थी हमने इसमें। अच्छा, चलें, मैं फिर भी एक छोटा सा इसका रिव्यू दे देता हूं। इसको समझने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझनी है। आपने सुनी है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऐसे ही है ना? वर्ब बनता है बेस वर्ब से। एक्चुअल होता है बेस वर्ब। एक्चुअल क्या होता है? इस बेस वर्ब से फर्स्ट फॉर्म बनती है, सेकंड फॉर्म बनती है, थर्ड फॉर्म बनती है और आईएनजी फॉर्म बनती है। बेस वर्ब क्या है? हम यूं कह सकते हैं, बेस वर्ब इज अ डिक्शनरी फॉर्म। वर्ब की एक्चुअल हालत जो डिक्शनरी में पाई जाती है, ठीक है? जिसमें कोई एस नहीं होता, कोई ईएस नहीं लगाया जाता, कुछ नहीं लगाया जाता। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक है बी वर्ब। इसको हम कहते हैं वर्ब टू बी भी कहते हैं, बी वर्ब भी कहते हैं, लोग इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये एक्चुअल जो वर्ब की शक्ल है ना, वो बेस वर्ब है। एक्चुअल जो वर्ब की शक्ल है वो क्या है? वो बेस वर्ब है। इस बेस वर्ब से जब हम फर्स्ट फॉर्म निकालते हैं बी की, तो वो फर्स्ट फॉर्म निकलती है एज एम आर। सेकंड कौन सी निकलती है? वॉज वर। थर्ड बीन और आईएनजी बीन। एसएमआर के साथ आईएनजी नहीं लगता। एसएमआर फर्स्ट फॉर्म है। आईएनजी किसके साथ लगता है? आईएनजी लगता है बेस वर्ब के साथ। आईएनजी किसके साथ लगता है? व्हेन वी हैव टू मेक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वी पुट आईएनजी राइट आफ्टर द बेस वर्ब। हम बेस वर्ब के आखिर में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। दैट बिकम्स आईएनजी फॉर्म। अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो फिर ये भाई इजिंग, एमिंग, आरिंग, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है? जैसे लफ्ज है कम, ये बेस वर्ब है। जब ये फर्स्ट फॉर्म बनेगी तो ये कम्स भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आपने शुरू में एक टॉपिक पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या पढ़ा था आपने? कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है? तो आपको बताया गया था कि बेटा, जैसे हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। मैंगो प्लूरल क्या होगा?
चेरी प्लूरल क्या होगा? तो मैंगो को प्लूरल करने के लिए हमने ईएस लगाया, चेरीज को प्लूरल करने के लिए हमने आईईएस लगाया। वॉच प्लूरल, वॉचेस ईएस लगाया। नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एसईएस आईएस लगाते हैं। वर्ब में ये रेसिप्रोकल हो जाता है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एसईएस आईएस लगाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस आईएस जो लगता है वो इसको सिंगुलर बनाने के लिए लगता है कि जब हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। शाजिया कम और शाजिया कम्स। इमरान goes और इमरान go? Ali has और Ali have? Getting my point? He drive और he drives? She cook और she cooks? तो सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक। अब ये जो सब्जेक्टिव मूड है ना, ये चीज समझ आ गई? सब्जेक्टिव मूड में हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल करते हैं बेस वर्ब। क्या इस्तेमाल करते हैं? बेस वर्ब। जैसे कुछ सब्जेक्टिव मूड्स होते हैं, जैसे है सजेस्ट। मैंने लिस्ट लिखवाई थी लास्ट टाइम, आई रिमेंबर। इंसिस्टेड, सजेस्टेड, insisted, essential, important, necessary वगैरह वगैरह। जैसे it is suggested that she be there, she is there नहीं आएगा। she क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, बट इन सब्जेक्टिव मोड व्हाट हैपेंस? ये कमांड मूड कहलाता है। हम इस कमांड मूड में क्या इस्तेमाल करते हैं? बेस वर्ब इस्तेमाल करते हैं। स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये कमांड वर्ब है ना, कमांड मूड। हमने क्या इस्तेमाल किया? बेस वर्ब। डोंट बी शाय, डोंट इज शाय तो नहीं कह रहा ना मैं, कमांड मूड होता है। तो हम इस कमांड मूड में रेहान भाई क्या इस्तेमाल करते हैं? बेस वर्ब। इज दैट राइट? भाई परेशान तो नहीं हुए? श्योर? ओके, स्टाइल। It is insisted that he study hard। अगर ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता, सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस नहीं होता, तो he study hard जुमला क्या होता? गलत होता। इसको सब्जेक्टिव बनाने के लिए हमने एक वर्ब इस्तेमाल किया। इट इज इंसिस्टेड दैट ही स्टडी। एम आई राइट? तो सवाल पूछा मैंने, एम आई राइट? चलें आगे। अच्छा, सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव के साथ हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए थे। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने होते हैं? बगैर देखे बताइएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां जाएगा? टोटल कितने होते हैं? 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो फिर मैं इसके पास कर दूं या कुछ आइडिया दे दूं इसका? आइडिया दे दूं इसका? देखो, 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं।
नंबर 1, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में क्या होता है? फैक्ट जिसमें मौजूद हो, ठीक है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस, देखो कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है कि ऐसे जुमले जिनमें शराइत के साथ उनका रिजल्ट भी मौजूद हो। ये कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, इनमें पहला जुमला इफ क्लॉज कहलाता है, जो इफ के साथ आता है, और दूसरा जुमला उसका रिजल्टिंग क्लॉज होता है, उसका रिजल्ट हमें बता रहा होता है। हमें उसका क्या बता रहा होता है? हमें उसका रिजल्ट बता रहा होता है। अगर हम पानी को 0 डिग्री पे ले जाएं तो क्या होगा? पानी फ्रीज हो जाएगा, पानी विल बी फ्रोजन। भाई ऐसा ही है ना? ये फैक्ट है कि नहीं है? ऐसे सेंटेंसेस जो कंडीशन के साथ हों, जिनमें फैक्ट नजर आ रहा हो, ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर है? क्या लिखा है? ऐसे जुमले जिनमें शर्त के साथ हकीकत मौजूद हो, नतीजे के तौर पे। मिसाल के तौर पे, क्या होगा? इट बॉयल्स। यहां 2 जुमले आए, गौर से देखना। पहला इफ वाला और दूसरा बगैर इफ वाला, जो कि इसका रिजल्ट हमें दे रहा है। तो ये वाला जुमला कहलाया इफ क्लॉज, गौर से देखना मेरा बेटा, और ये वाला जुमला कहलाया रिजल्टिंग क्लॉज। ऐसे ही है। फर्स्ट, ये जीरो कंडीशन में ये जो रिजल्टिंग इफ क्लॉज है, ये इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे ही है। और दूसरा जुमला भी क्या है? दूसरा जुमला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गौर से सुनना मेरी बात। अगर आप इफ क्लॉज को पहले लिखेंगे तो इफ क्लॉज के बाद आएगा कॉमा। अगर आप रिजल्टिंग क्लॉज को पहले लिखेंगे तो फिर कॉमा कुछ भी नहीं आएगा। देखो, नोट लिख लो। क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर रिजल्टिंग क्लॉज पहले लिखा जाए तो पंक्चुएशन नहीं आएगी। ये तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। जैसे if we heat water up to
यही था ना एग्जाम्पल अभी, 100 डिग्री सेल्सियस कॉमा 8 बॉयल्स। अगर मैं इसमें से रिजल्टिंग क्लॉज पहले ले जाऊं, 8 बॉयल्स, कॉमा नहीं आएगा, गुड। इफ वी हीट वाटर इज दैट राइट? ये तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में इसी तरह से, अगर इफ क्लॉज, अच्छा दोनों तरीके हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हम इफ क्लॉज को भी पहले लिखते हैं, नॉर्मल सी रूटीन है, नॉर्मल सी बात है। बहुत सी जगहों पे हम रिजल्टिंग क्लॉज को भी पहले लिख सकते हैं, मुमानियत नहीं है, मुमानियत समझते हैं, मना नहीं है, ठीक है। तो जब हम रिजल्टिंग क्लॉज को पहले लिखेंगे तो वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क। एम आई राइट? बोलो, आगे चलें। फर्स्ट कंडीशन बताऊं? डिमांड आई है, देखो। अच्छा सिंपल, अब मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं सब। फर्स्ट कंडीशन का मतलब है फ्यूचर पॉसिबल, कोई भी ऐसा काम जो किसी शर्त के साथ मुस्तकबिल में मुमकिन हो, कोई भी ऐसा काम जो किसी शर्त के साथ मुस्तकबिल में मुमकिन हो। स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, स्ट्रक्चर आपके पास लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा काम जो किसी शर्त के साथ मुस्तकबिल में मुमकिन हो। मिसाल के तौर पे खंबे के वायर होते हैं बाहर इलेक्ट्रिक पोल के, ठीक है। अगर कोई उसे छुएगा तो क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, उसे करंट लगेगा। करंट लगना पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर, किस शर्त पर, टच करने पर। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और रिजल्टिंग क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन टोटली सपोजिशन है, अनरियल है। समथिंग विच इज अनरियल इन प्रेजेंट। अगर तुम बैठे बैठे गायब हो गए तो ये बैठे बैठे गायब होना पॉसिबिलिटी तो नहीं है। हाउ कुड यू बी गायब बैठे बैठे? नहीं भाई, अगर तुम परिंदा बन जाओगे तो मैं क्या कर लूंगा, अगर तुम जिन निकले। ये सारी चीजें क्या हैं? पॉसिबिलिटी, सॉरी सपोजिशंस हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज आपको बताई थी। इफ क्लॉज में सेकंड कंडीशन में, किसमें? सेकंड कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, जल्दी बताओ, लिखा हुआ होगा। पास्ट इंडेफिनिट में बी वर्ब्स कौन से यूज होते हैं? आमतौर पे वॉज या वर। लेकिन अगर हम कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 पे इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो बी वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर होगा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे इफ आई वर, इफ शी वर, इफ ही वर, इफ रेहान वर, इफ वी वर, तमाम के तमाम। इज दैट राइट? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या है? थर्ड कंडीशन मीन्स इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी क्या है? इसमें इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट आता है और दूसरा जुमला वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का बनेगा। इसके मैंने 2 स्ट्रक्चर बताए थे आपको, एक इफ के साथ, एक विदाउट इफ। इसकी क्या पहचान है? हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दैट? अगर इफ के साथ नहीं आया तो थर्ड कंडीशन हमें कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म।
अगर इसके साथ क्वेश्चन मार्क है तो फिर ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। अगर इसके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं है, कॉमा है और दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा जुमला ये बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, वुड की जगह पे कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। इज दैट राइट? विश करवा दिया था, विश का स्ट्रक्चर देखो। इस फातिमा विश करवा दिया था बेटा। आई विश, ये इसी में सब चल रहा है सब्जेक्टिव में। आई विश प्लस पास्ट इंडेफिनिट। आपने सेकंड कंडीशन की जितने शराइत हैं सब इस पे लागू होती हैं कि इसमें भी अगर वर लगा तो वो, सॉरी, अगर बी वर्ब लगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वर होगा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। हम पास्ट इंडेफिनिट की जगह पे वुड का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। I wish she were here. विश हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? विश हम इस्तेमाल करते हैं रेग्रेट के लिए, अ लिटिल रेग्रेट, पछतावे के लिए, काश के सेंस में। काश मेरे पास पैसे हों, हसरत। आई विश I had money. Is that clear? Clear है? आगे चलें। अच्छा, मैंने लिस्ट करवाई थी आपको उन वर्ब्स की जो फॉलो करते हैं आईएनजी फॉर्म्स को। I want to go there. They had to do that. We are going to find this. बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब लगाते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, जैसे want to go, used to go, have to go, going to go, supposed to go। इनके अलावा बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ टू फर्स्ट फॉर्म नहीं रखते, आईएनजी फॉर्म रखते हैं। मिसाल के तौर पे, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक स्विमिंग। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे I avoid driving fast। अब लफ्ज अवॉइड जो है उसके बाद भी आईएनजी फॉर्म आती है। अब ये एरर्स में समटाइम्स आता है कि आई अवॉइड टू गो, आई अवॉइड टू ड्राइव फास्ट। ठीक है, अब आपने पहचानना, आप कहते हैं अवॉइड के साथ टू फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। आपको ये लिस्ट मालूम होनी चाहिए कि ऐसे वर्ब्स जो फॉलो होते हैं किन से, जिनके फ़ौरन बाद क्या आती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये तकरीबन 40 से 45 वर्ब्स हैं, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और वो लिस्ट मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है भाई।
रेडी टू राइट? पहले हेडिंग डाल दीजिएगा. हेडिंग डाल दीजिए लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. नंबर 1, admit. I repeat, number 1, admit. Number 2, appreciate. Number 3, avoid. avoid के साथ स्लैश में evade भी लिख लें, EVADE, evade. Number 4, consider. Number 5, delay. Number 6, deny. Number 7, detest. Number 7, detest. Number 8, like/dislike. Number 9, enjoy. Number 10, escape. ESCAPE, escape. Number 11, finish. Number 12, imagine. Number 13, keep. KEEP, keep. Number 14, mind. जैसे do you mind telling me your name? Number 15, miss. ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, MISS, miss. Number 16, postpone. POSTPONE. बेटा साथ साथ चल रहे हैं आप लोग? रह तो नहीं गए कहीं? अगर रह गए तो हाथ उठा लीजिएगा. Raise your hand if you miss something. Number 16, postpone. Number 17, practice. Number 18, quit. Number 19, recall. Number 20, recommend. Number 21, resist. Number 22, risk. RISK. Number 23, suggest. Number 24, tolerate. Number 25, understand. Number 26, mention. Number 27, discuss. Number 28, involve. Number 29, complete. Number 30th, anticipate. ANTICIPATE. Number 31, recent. RESENT. Number 32, fancy. FANCY. Number 33, excuse. 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 Number 34, forgive. Number 35, permit. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये. परमिट लिख लिया आपने, PERMIT. परमिट के आगे पैरेंथेसिस में लिखिएगा when no object is used. When no object is used, जब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा. एग्जाम्पल लिखिएगा. एग्जाम्पल लिखिएगा.
He permitted me to go. He permitted me to go. अब यहां परमिट के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आया है मी को अंडरलाइन करके उसके ऊपर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। और अभी मैंने ब्रैकेट में आपसे क्या लिखवाया है? When no object is used, ये वो है। Is it right? नंबर 36 लिखिएगा अलाउ। अलाउ के आगे पैरेंथेसिस बना के लिख दीजिए when no object is used। नंबर 37 can't help। can't help, CAN''T, can't help। I can't help laughing, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, कोई काम किए बगैर ना रह सकना। can't help के फौरन बाद हमेशा क्या आएगा? ये जितनी मैंने आपको लिस्ट बताई अब तक, इन तमाम वर्ब्स के साथ ING फॉर्म आएगी। जो अगला वर्ब आएगा वो ING फॉर्म की सूरत में होगा। अच्छा, कांट हेल्प को आप पास्ट में कुडंट हेल्प भी कह सकते हैं। तो अगला वर्ड जो है वो 38 पे कुडंट हेल्प लिख लीजिए। कुडंट हेल्प। सॉरी बेटा, आई कांट हेल्प, I can't help but interrupt। मैंने कहा अगर वर्ब लगेगा। इंटरप्ट आपने क्या लगाया उसके बाद? जो वर्ब लगेगा आपने इंटरप्ट जो है वो फौरन हेल्प के बाद लगाया है या किसके बाद लगाया है? ये लग सकता है, लेकिन जब मैं आपसे कह रहा हूं अगर कोई वर्ब आएगा, आपने मेरा लफ्ज सुना नहीं, बात सुनी नहीं, अगर कोई वर्ब आएगा तो क्या लगेगा? ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। इज दैट राइट? नंबर 39 लिखिएगा कांट स्टैंड। फिर 40 पे लिखिएगा लुक फॉरवर्ड टू। look forward to, look forward to। और उसके बाद लिखिएगा be used to, be used to, be used to। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी used to go। क्या एग्जाम्पल दी थी मैंने? used to go। used to go और be used to going दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है? आते हैं, ये एक्सप्लेन करूं, आते हैं ना? बस ठीक है। used to के साथ जहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है वो है वो काम जो आप माजी में किया करते थे। नाउ इन प्रेजेंट यू डोंट डू दैट एनी मोर। मिसाल के तौर पे आप बचपन में फीडर में दूध पिया करते थे, सो डू यू डू दैट एनी मोर इन प्रेजेंट? नो। तो आप जब उस बात को बताएंगे तो आप क्या क्या कहेंगे? आई यूज टू टेक मिल्क इन अ फीडर, राइट? और जब हम बी यूज टू की बात करते हैं तो बी यूज टू का मतलब होता है टू बी हैबिचुअल, आदी होना। तो बी यूज टू के बाद अगर कोई वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? ING फॉर्म ऑफ वर्ब। एम आई क्लियर? अच्छा जी, अब मैं आपको बेटा बाहर से यासर को बुलाइएगा। I am distributing the papers right now। बंद करो भाई।